हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग एल्केन चैप्टर के जो भी रिएक्शंस थे वो सभी देखे थे। आज के लेक्चर में जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे एल्केन से रिलेटेड उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक एक करके मैं बोल रहा हूं, CH4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज मार्स गैस। मैंने पहले भी बताया था कि CH4 को क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। और सभी के सभी एल्केन्स को क्या बोलते हैं, जो भी एल्केन है उन्हें क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। सेकंड पॉइंट है कैलोरी गैस क्या होता है। कैलोरी गैस इज मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन। कैलोरी गैस इज मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो क्या होता है, लिक्विड, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन बहुत कम होता है। क्या होता है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि मिक्सचर होता है, लिक्विफाइड मिक्सचर होता है प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन का। केरोसिन ऑयल की अगर बात करें तो केरोसिन ऑयल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ एल्केन ऑफ C12 टू C16, मतलब डोडेकेन से लेके C10 इसको बोलते हैं, या फिर C16। तो C12 से लेके C16 वाले एल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके मिक्सचर को केरोसिन ऑयल होता है, उसके कंपोनेंट ये होते हैं। गैसोलीन, पेट्रोल की अगर बात किया जाए तो मिक्सचर ऑफ एल्केन हैविंग C6 टू C8, C6 से लेके C8 का जो मिक्सचर होता है वो पेट्रोल का कंपोनेंट होता है। और बेसिकली इसमें क्या क्या होता है वो हम लोग अभी गैसोलीन के बारे में देखेंगे। उसके बाद नेचुरल गैस की अगर बात करें तो 80% इसमें मीथेन होता है, 10% इथेन होता है, 10% के आसपास प्रोपेन होता है। आप बोलोगे सर 100% तो यही हो गया, इसीलिए मैंने बोला कि 10% के आसपास प्रोपेन होता है, थोड़ा सा उससे कम होता है। और बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे 0.1%, 0.2% हाइड्रोजन H2 गैस, नाइट्रोजन N2 गैस एंड CO2 होता है। कौन सा गैस, नेचुरल गैस। वाटर गैस की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिक्सचर को क्या हम लोग बोलते हैं, वाटर गैस। और सिंथेसिस गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का ये भी मिक्सचर होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के 1:1 रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस। जबकि यही रेशियो 1:3 हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सिंथेसिस गैस। और सिंथेसिस गैस कैसे सिंथेसाइज होता है, CH4 को स्टीम के साथ पास कराओ, स्टीम के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2। दिस इज कॉल्ड एज सिंथेसिस गैस। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेसिस गैस बोलेंगे। तो इस पॉइंट्स को आप नोट करेंगे और एक बार अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि ये सब के सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। इसमें कुछ ये नहीं है कि फॉर्मूला लगाए या रिएक्शन है याद करना है, रिएक्शन है इसको समझना है, ये सब पॉइंट्स याद ही करने वाले हैं। मेन इसमें वाटर गैस, सिंथेसिस गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैसोलीन एंड केरोसिन ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार अच्छी तरह से इसे नोट करके और पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट्स की बात करेंगे। नोट करें बेटा। हेलो बच्चों, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। जैसे CH4 को O3 के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट किया जाए, ये सब के सब रिएक्शन मीथेन के लिए है, याद रखने वाले हैं। तो मीथेन गैस को अगर ओजोन के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड, O3 क्या है, ओजोन, हीट किया जाता है तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, ये HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड। लिख भी दे रहा हूं यहां पर, क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड। और यही CH4 को अगर हीट करते हैं निकेल के प्रेजेंस में तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अगर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो यहां से कार्बन ब्लैक प्लस हाइड्रोजन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक का यूज क्या होता है, तो प्रिंटिंग वाला इंक बनाने में।
जो प्रिंटिंग के लिए इंक होता है उसको बनाने में। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रिंटिंग इंक। प्रिंटिंग इंक बनाने के लिए कार्बन ब्लैक का यूज किया जाता है। जबकि इसी CH4 को थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे निकेल के साथ हीट किया जाए तो इसके दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज हो जाते हैं और क्या बन जाता है, C2H6, और हाइड्रोजन गैस यहां पर बाहर निकलता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। अगर हाई टेम्परेचर है, याद रखना, हाई टेम्परेचर पे कार्बन ब्लैक मिला और थोड़ा सा टेम्परेचर लो कर दिया 600 to 700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या मिलेगा, इथेन गैस मिलेगा। अब CH4 को अमोनिया और N2 के साथ, पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं, Al2O3 के प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो HCN गैस मिलता है, HCN आपको मिलता है। और अगर N2 के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क डालते हैं तो क्या मिलता है हमें, HCN मिलता है। तो ये भी दोनों रिएक्शन आप याद करेंगे। देखो यहां पर सब के सब रिएक्शन CH4 के साथ है। कैसे रिएक्शन कराया गया है, ओजोन से सर, निकेल से, उसके बाद अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया है Al2O3 के प्रेजेंस में, और जब नाइट्रोजन गैस मिलाया गया है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया है। तो CH4 प्लस O3 क्या मिलेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड। CH4 Na के प्रेजेंस में हीट किया, हाई टेम्परेचर पे कार्बन ब्लैक, लो टेम्परेचर में डाइमेराइजेशन, इथेन बनेगा। CH4 को अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ सर हीट करेंगे 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे Al2O3 के प्रेजेंस में तो HCN मिलेगा। जबकि N2 गैस के साथ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराएंगे तो क्या मिलेगा, HCN बनेगा। तो ये कुछ थ्योरेटिकल रिएक्शंस है, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस है जिसे आपको याद रखना होगा, तो आप इसे नोट कर लें। इसे नोट करने के बाद कुछ और चीजों के बारे में, जैसे नॉकिंग, एंटी नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसे नोट करें। बच्चों जो नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है नॉकिंग, ऑक्टेन नंबर। तो नॉकिंग क्या होता है, और कभी कभी आप देखते हो कि इंजन में कोई भी व्हीकल चलाते हो तो इंजन में एक अलग तरह का नॉकिंग टाइप का खटखटाने का आवाज आता है। दिस इज कॉल्ड एज नॉकिंग। ये होता क्या है, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इन द सिलेंडर पिस्टन ऑफ इंजन। इंजन का जो सिलेंडर पिस्टन होता है, जब फ्यूल और एयर का मिक्सचर जाता है उसमें, वो हाई टेम्परेचर पे गैसिफाई होके, तो उसमें जो नॉकिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकिंग। प्री इग्निशन, इग्निशन के जस्ट पहले, प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इन द सिलेंडर पिस्टन, मतलब पहले ही इग्निशन का हो जाना। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंजन के अंदर नॉकिंग होने लगा, भाई एक एप्रोप्रिएट टाइम पे उसका इग्निशन होना चाहिए फ्यूल एयर मिक्सचर का, और वो एप्रोप्रिएट टाइम पे ना होकर कुछ देर पहले ही होने लगा, तो इंजन में नॉक होने लगा, इंजन में खटखटाने की आवाज आने लगी। अभी सी बात है, इंजन में जब नॉक होने लगेगा तो इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नॉकिंग रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन एंड काउजेज डैमेज ऑफ सिलेंडर पिस्टन। नॉकिंग होने की वजह से इंजन का एफिशिएंसी जो होता है वो कम हो जाता है, और सिलेंडर पिस्टन को क्या करेगा, ये डैमेज करना शुरू कर देगा। मतलब नॉकिंग होना किसी इंजन के लिए अच्छी बात है या बेकार बात है, बेकार बात है। नॉकिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नॉकिंग नहीं होना चाहिए, तो नॉकिंग से बचने के लिए हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंटी नॉकिंग एजेंट। ये भी अभी आएगा जस्ट इसके बाद, एंटी नॉकिंग एजेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ये डिसाइड करता है, एक स्केल है, एक कह सकते हैं पैमाना है डिटरमाइन करने का, क्वालिटी ऑफ फ्यूल। जो फ्यूल है उसके क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। कैसे भाई,
इसको डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये किसके लिए ऑक्टेन नंबर यूज होता है? गैसोलीन के लिए, मतलब पेट्रोल के लिए। यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, ये गैसोलीन या पेट्रोल, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल ही होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन बाय वॉल्यूम इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एन हेप्टेन। एन हेप्टेन और आइसोऑक्टेन के मिक्सचर में परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन बाय वॉल्यूम कितना है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। जैसे आप इस तरह से समझो कि 100% मान लो कि हमने मिक्सचर लिया, किस चीज का? आइसोऑक्टेन का और एनहेप्टेन का मिक्सचर लिया, और उसमें आइसोऑक्टेन 80% है, तो अपन क्या बोलेंगे? ऑक्टेन नंबर इज 80। अगर आइसोऑक्टेन 10% है तो क्या बोलेंगे? ऑक्टेन नंबर 10 है। ऑक्टेन नंबर कितना है? 10 है। अगर आइसोऑक्टेन 50% है तो क्या बोलेंगे? ऑक्टेन नंबर 50 है। तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतना ही फ्यूल की क्वालिटी ज्यादा होगी, अच्छी होगी। मतलब आइसोऑक्टेन जितना ज्यादा होगा उतना नॉकिंग कम होगा। भाई आइसोऑक्टेन अच्छा हुआ तो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हुई तो नॉकिंग नहीं होगा इंजन में, और इंजन डैमेज होने से बच जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन बाय वॉल्यूम इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आप जानते हो, इस तरह से मैंने बताया था। और एनहेप्टेन तो आप जानते ही हो बेटा। तो ये देखो, ये लॉन्ग चेन है और ये ब्रांच चेन है। लॉन्ग चेन एनहेप्टेन और ये आइसोऑक्टेन ब्रांच चेन है। तो आइसोऑक्टेन का जो ऑक्टेन वैल्यू होता है वो 100 होता है, और एनहेप्टेन का जो ऑक्टेन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 0 होता है। तो मतलब एक चीज तो समझ में आ गया सर कि लीनियर चेन एल्केन जो होगा उसका ऑक्टेन वैल्यू बहुत कम होगा, जबकि ब्रांच चेन एल्केन जो होगा उसका ऑक्टेन वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। मतलब ये ऑक्टेन वैल्यू जब इसका ज्यादा होगा तो इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम होगी, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ये है लीनियर चेन, इसका ऑक्टेन वैल्यू 0 है, मतलब कम है, तो इसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, ये इंजन को ज्यादा डैमेज करेगा। तो आप बताओ, एक अच्छे फ्यूल को होने के लिए आइसोऑक्टेन ज्यादा होना चाहिए या एनहेप्टेन ज्यादा होना चाहिए? सर ब्रांचिंग ज्यादा होना चाहिए, मतलब आइसोऑक्टेन ज्यादा होना चाहिए। एक ऐसा फ्यूल जो नॉकिंग नहीं करे उसके लिए आइसोऑक्टेन ज्यादा होना चाहिए। एक ऐसा फ्यूल जिसमें नॉकिंग ज्यादा हो तो आइसोऑक्टेन कम हो और एनहेप्टेन क्या हो? ज्यादा हो। तो इसे आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद इसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं, ऑक्टेन नंबर एंड नॉकिंग, एंटी नॉकिंग। एंटी नॉकिंग के लिए हम क्या मिलाते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये भी एक मिक्सचर, ये भी एक कंपोनेंट है ना गैसोलीन का, पेट्रोल का। अब इसमें हम ऐसा क्या मिला देंगे कि ये नॉकिंग नहीं करेगा? इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो पहले इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, तो हमने क्या देखा कि जो नॉकिंग होता है, प्रीइग्निशन ऑफ फ्यूल एंड एयर मिक्सचर, वो इंजन को डैमेज करता है, इंजन के सिलेंडर पिस्टन को बर्बाद करता है। अब कौन सा फ्यूल का नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, कौन सा कम है, ये भी हमने देखा कि एनहेप्टेन का जो होगा, ऑक्टेन नंबर एक टर्म आया था। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड एनहेप्टेन मिक्सचर। अब देखो, एनहेप्टेन में हमने देखा कि स्ट्रेट चेन है, आइसोऑक्टेन में हमने देखा कि क्या था? ब्रांचिंग था। तो एनहेप्टेन का जो ऑक्टेन नंबर होगा वो 0 होगा, कम होगा, लेकिन नॉकिंग प्रॉपर्टी उसका सबसे ज्यादा होगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है हायर नॉकिंग प्रॉपर्टी देन
दैट अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ऑक्टेन नंबर ऑफ एन हेप्टेन, जो कि मैंने पहले बताया 0 होता है, और आइसोऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 100 होता है। नॉकिंग प्रॉपर्टी की अगर बात करें, नॉकिंग प्रॉपर्टी मतलब किसी फ्यूल का नॉकिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसका मतलब फ्यूल की क्वालिटी घटिया है, अच्छी नहीं है। अब देखो नॉकिंग प्रॉपर्टी जो होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन एल्केन का, उसके बाद ब्रांच चेन एल्केन का, उसके बाद एल्कीन का, उसके बाद साइक्लो एल्केन का, और सबसे नॉकिंग प्रॉपर्टी जो कम होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। मतलब नॉकिंग प्रॉपर्टी और ऑक्टेन नंबर एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो ऑक्टेन नंबर इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा और इसका सबसे कम होगा। तो ये भी आप नॉकिंग प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन एल्केन, उसके बाद ब्रांच चेन एल्केन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद साइक्लो एल्केन, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड। अब आते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है? तो जैसे आपने किसी इस तरह के फ्यूल का यूज किया है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ज्यादा है, और उससे क्या हो रहा है कि इंजन में नॉकिंग होने लगा। उस नॉकिंग से बचने के लिए हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करेंगे। तो आप बोलोगे सर एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करने से तो ज्यादा बेटर है ना कि जो आइसोऑक्टेन है उससे आप ज्यादा डाल दो, लेकिन आइसोऑक्टेन इन हेप्टेन के कंपैरिजन में कॉस्टली होता है। क्या होता है? कॉस्टली होता है। तो आप तो मिला नहीं सकते भाई, आपको पैसे भी बचाना है, तो फिर क्या करते हो, कुछ कंपाउंड उसके अंदर डाल देते हो, जिससे क्या होता है, नॉकिंग रुक जाता है। तो नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए जो कंपाउंड हम लोग मिलाते हैं उसे एंटी नॉकिंग एजेंट बोलते हैं। वो हम लोग क्या यूज करते हैं? तो जनरली टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड TEL जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, ये लेड हो गया, 4 इथाइल ग्रुप हो गया। इसको जैसे ही आप मिलाओगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, सपोज देखो यहां पर मैं समझा रहा हूं, ये है हेप्टेन, एन हेप्टेन, और इसमें आपने टेट्राइथाइल लेड मिला दिया। अब क्या होगा? बहुत तेज हीट होगा भाई। इंजन के नोजल में जो फ्यूल जाता है वो ऐसे ही नहीं चला जाता है, पहले वो बहुत ज्यादा हीट होता है, वेपराइज होकर बहुत ज्यादा हीट होता है, अब तब उसका इंजेक्शन होता है नोजल से। तो ये जब बहुत ज्यादा हीट होगा तो हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, और इस रेडिकल पे ये रेडिकल आके ऐड हो जाएगा तो ब्रांचिंग हो जाएगा। तो नॉकिंग से बचने के लिए टेट्राइथाइल लेड हमने डाल दिया, TEL जिसे बोलते हैं, ब्रांचिंग इसमें हो गया, नॉकिंग तो बच गया। लेकिन लेड जो है वो इन्वायरमेंट में स्मोक के साथ बाहर निकल जाएगा। भाई ये सब तो यूज हो गया ना एज ए फ्यूल, लेकिन लेड जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा स्मोक के साथ। और आपको पता भी होगा कि लेड जो है अपने आंखों के लिए बहुत ज्यादा, आइज के लिए बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस होता है, लेड इन्वायरमेंट में आ गया तो ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। इसीलिए लेड को प्रिवेंट किया जाता है। आप जाओगे देखोगे पेट्रोल पंप पे भी लिखा हुआ होता है कि लेड प्रिवेंटेड पेट्रोल, मतलब उसमें TEL का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन TEL के बारे में पूछा जाए कि ये एंटी नॉकिंग एजेंट है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि एंटी नॉकिंग एजेंट है। नाउअडेज इसे अब यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? लेड पॉल्यूशन को रोकने के लिए। तो लेड पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीज कार्बोनिल। ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, साइक्लोपेंटीन, इसमें से एक हटा के एमएन जोड़ दिए तो पेंटाडाइइनाइल, और मैग्नीज के साथ C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल है। तो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैग्नीज कार्बोनिल ये आजकल एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कंपाउंड यूज किया जाता है। आप बोलोगे सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 ही बॉन्ड बनाया है। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो सर बताएंगे कि यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड हो जाएगा। तो आजकल डेवलप्ड कंट्री में लेड पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल
तो देखो ईट का मतलब क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैंगनीज कार्बोनिल इज प्रेफर्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज टू अवॉइड लेड पॉल्यूशन एज एंटी नॉकिंग एजेंट। एज एंटी नॉकिंग एजेंट, इसका मतलब क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल मैंगनीज कार्बोनेट। तो ये है ऑक्टेन नंबर, नॉकिंग प्रॉपर्टी, एंटी नॉकिंग एजेंट के बारे में जिसे आपको नोट करना है। नोट करिए बेटा। तो जैसे बच्चों पेट्रोल के, गैसोलीन के क्वालिटी को मेजर करने के लिए जो स्केल था ऑक्टेन नंबर, उसी तरह से डीजल फ्यूल को, उसके क्वालिटी को मेजर करने के लिए स्केल जो होता है दैट इज कॉल्ड एज C10 नंबर। C10 नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन क्वालिटी ऑफ ए डीजल फ्यूल। इट इज द परसेंटेज ऑफ C10। C10 का मतलब क्या होता है, C16 इज 34 हेक्साडेकेन जिसे बोल सकते हैं। बाय वॉल्यूम इन अ मिक्सचर ऑफ C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। मतलब डीजल में जो कंपोनेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो होते हैं, मेजर कंपोनेंट जो होते हैं, वो क्या होते हैं, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। ये हटा दो तो नेफ्थलीन होता, अब ये क्या हो गया, अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन। और ये क्या है, C16H34 हेक्साडेकेन या C10। इन दोनों के मिक्सचर में से ये C16H34 जो है उसका परसेंटेज बाई वॉल्यूम जो जितना होगा उसी को C10 नंबर बोला जाएगा। जैसे अगर ये बोला जाएगा कि वॉल्यूम रेशियो C10 एंड अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन का, C10 जो है वो 80% है और अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन जो है वो 20% है, तो C10 नंबर कितना हुआ, 80। मतलब जितना C10 है, मतलब जितना C16H34 है, उतना ही ज्यादा क्या होगा C10 नंबर, और उतना ही अच्छा वो डीजल का क्वालिटी होगा। C10 number of C10 is equal to 100 and C10 number of अल्फा मिथाइल नेफ्थलीन is equal to 0। तो ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे एल्केन के लिए। अब इसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो बच्चों इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ बच्चों, तो हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल पॉइंट्स को खत्म करके और अब हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि न्यूमेरिकल एल्केन में कैसे आते हैं। एक तो सिंपल आ जाएगा रिएक्शन से, दूसरा थ्योरेटिकल पॉइंट से कि जैसे किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, आइसोऑक्टेन नंबर क्या होता है। दूसरा थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री को मिक्स करके आ सकता है। जैसे क्वेश्चन है जो कि आपको हर बुक में मिलेगा, हर असाइनमेंट में मिलता है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस एट एसटीपी इफ 16.6 ग्राम ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI इज रिएक्टेड विथ H2O। तो बहुत लोगों को तो पहले ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि सर ये क्या है, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो कहीं से नहीं लग रहा है। डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक का क्वेश्चन नहीं है, इसके साथ कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री भी मिक्स है। पहले जो रिएक्शन ऑर्गेनिक का पार्ट बोल रहा है उसे हम कर लेते हैं। CH3MgI का रिएक्शन कराना है किस चीज से, H2O से। तो चलो भाई हमने ले लिया CH3MgI, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना RMgX। Mg पे कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, तो C पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। इसका रिएक्शन कराया गया H2O से। याद करो CH3 यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज का मतलब अनायन। अनायन सबसे पहले कौन सा रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन है क्या, आप बोलोगे हाँ सर है ना, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन O के साथ H अटैच है, तो ये CH3 माइनस इस H प्लस को ले लेगा, क्या बन जाएगा बेटा, CH4 बनेगा। क्या बनेगा, CH4। तो आप क्या देख रहे हो कि एक CH3MgI मॉलिक्यूल एक H2O से रिएक्शन करके एक CH4 बना रहा है।
क्या बना रहा है? एक CH4 बना रहा है। मतलब इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसका एक मोल इसका एक मोल बनाएगा, इसका 5 मोल इसका 5 मोल बनाएगा। ये कंफ्यूज नहीं होगा कि सर एक चीज बताओ सर, इसका 16.6 ग्राम है तो इसका 16.6 ग्राम बनाएगा। नहीं, इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल बनाएगा, इसका 1 मोल मॉलिक्यूल इसका 1 मोल मॉलिक्यूल बनाएगा, इसके 50 मॉलिक्यूल इसके 50 मॉलिक्यूल बनाएगा। ग्राम की तो बात ही नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कि इसका कितना ग्राम दिया गया है। आप बोलोगे कि सर 16.6 ग्राम दिया गया है। सर 16.6 ग्राम में इसके कितने मोल होंगे? ऐसा नहीं सोचना सर ये 16.6 ग्राम है तो ये भी 16.6 ग्राम होगा, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल का मास कुछ अलग है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास कुछ अलग है। दोनों का मास एक मॉलिक्यूल का डिफरेंट डिफरेंट है। इसका एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ना कि इसका एक ग्राम इसका एक ग्राम बना रहा है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, इसके कितने मोल्स हैं। जितने इसके मॉलिक्यूल होंगे उतने ही मॉलिक्यूल CH4 के बनेंगे, जितने इसके मोल होंगे उतने ही मोल CH4 के बनेंगे। भाई तो अब आपको मोल निकालना है। मोल कैसे निकालोगे? सर दिया गया है कि CH3MgI के 16.6 ग्राम। इसको मोल निकालने के लिए आप जानते हो ना, मोल नंबर ऑफ मोल, इसको यहां पर निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल को यहां पर मैं निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3MgI is equal to mass of CH3MgI divided by molar mass of CH3MgI। मास ऑफ, बच्चों ये दिख रहा है ना यहां तक? मास ऑफ CH3MgI, मास ऑफ CH3MgI डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ CH3MgI। तो अब देखो यहां तक तुम लोग को दिख रहा है ना, यहां पर दिख रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? मोलर मास। मोलर मास ऑफ CH3MgI, कार्बन का मोलर मास, कार्बन का मास एटॉमिक मास कितना होता है? तो सर कार्बन का तो होता है 12। हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 3। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24। आयोडीन का कितना होता है? 127। सबको जोड़ो, 12 + 3 15, 15 + 24 39 + 127 कितना हो जाएगा? 166। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ 16.6 ग्राम ऑफ CH3MgI कितना हो जाएगा? 16.6 ग्राम डिवाइडेड बाई 166 इज इक्वल टू 0.1 मोल। आ गया 0.1 मोल। कितना आएगा? 0.1 मोल। ये दिख रहा है ना बेटा यहां तक? 0.1 मोल। अब ये 0.1 मोल आ गया, तो यहां से जब ये 16.6 ग्राम इज इक्वल टू कितना आ गया? 0.1 मोल। तो जब ये 0.1 मोल लिया है तो ये भी कितना बनेगा? 0.1 मोल। कितना बनेगा? 0.1 मोल। तो ये 0.1 से मोल से 0.1 मोल बनेगा। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस या वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू कितना होता है? मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ा होगा 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर।
वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू, एसटीपी पे कितना होता है 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोल, इसका वॉल्यूम पूछा गया ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस हुआ है 0.1 यहां पर मोल है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22.4 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा 2.24 लीटर। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट है, पहला पार्ट तो आपको रिएक्शन का समझ में आना मतलब ऑर्गेनिक, और दूसरा पार्ट फिजिकल है, क्या कि नंबर ऑफ मोल निकालें, उस नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकाले है कि एसटीपी पर कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा CH4 कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा एसटीपी पर, जो CH4 बना है तो 2.24 लीटर। तो इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अल्केन में जो दूसरा क्वेश्चन आता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव प्रेजेंट, या हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव फॉर बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ। अब यहां पर क्वेश्चन चेंज होता जाएगा, कंपाउंड को जब चेंज करेगा, एल्केन को जब चेंज करेगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो क्या होगा CH3, सॉल्यूशन यहां पर लिख रहा हूं, CH2 CH2 CH3, इसका मोनोक्लोरिनेशन मतलब एल्केन पे Cl2H न्यू मिलाया गया। पूछा गया कि इस कंपाउंड पे एक Cl आएगा, कितना Cl, एक Cl, जिसे मोनोक्लोरिनेशन बोलेंगे। तो वैसे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, वैसे कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो भाई चलो क्लोरिनेशन कराते हैं, मोनोक्लोरिनेशन। एक चीज तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेटा कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों सेम है, सिमिलरली ये कार्बन और ये कार्बन भी दोनों क्या है, सेम। भाई ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, तो या तो क्लोरीन यहां आएगा, क्योंकि यहां और यहां आने का बात बराबर है, या तो क्लोरीन यहां आएगा। तो हमें ये दिख रहा है कि CH3 CH2 CH2 एंड यहां पर CH2Cl, ये बन जाए प्रोडक्ट। या फिर क्या बने CH3 CH2 CH, यहां पर Cl और ये CH3। तो या तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ये बनेगा, या तो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ये बनेगा। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मतलब स्टीरियो आइसोमर को देखना ही नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो ये क्या बना है, एक 1 क्लोरो, यहां से नंबरिंग होगा ना, 1 क्लोरो ब्यूटेन, और ये क्या बना है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो टोटल 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एन ब्यूटेन के बने हैं एक, कब, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो क्या लिखेंगे, एक आंसर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर मोनोक्लोरो डेरिवेटिव of N-butane is equal to 2। अब बात आती है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। मोनोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एन ब्यूटेन, चलो देखते हैं कितना होगा।
एक तो ये सर स्टीरियो आइसोमर यहां से कोई नहीं हो रहा है, तो एक यहां पर बना भाई, कोई कायरल कार्बन नहीं है, कोई जीआई नहीं हो रहा है। यहां पर देखा जाए तो एक कायरल कार्बन है सर, देखो सर यहां पर एक कायरल कार्बन बन गया, तो इसका स्ट्रक्चर आर भी हो सकता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन एस भी हो सकता है। मतलब यहां से दो स्टीरियो आइसोमर बने, तो यहां से दो और ये एक, टोटल कितने हो गए 3। तो स्टीरियो आइसोमर को अगर इंक्लूड किया जाए तो यहां पर 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने, जबकि स्टीरियो आइसोमर को एक्सक्लूड किया जाए तो यहां पर 2 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। एक और ऐसा एग्जांपल मैं लेता हूं, तो बच्चों आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ ये आइसोब्यूटेन। तो चलो आइसोब्यूटेन पहले लेते हैं, CH3 और यहां पर CH3, Cl2H न्यू, एक H हटेगा Cl आएगा। सर यहां से H हटाओ, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, बात बराबर है भाई, ये तीनों H तो एक ही जैसे है ना। सर ये H में क्या है, ऐसा मत सोचना भाई, ये कार्बन से इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो ये तीनों H एक जैसे हुए तो क्या बनेगा, एक CH3 CH CH2Cl एंड यहां पर CH3। दूसरा एक डिफरेंट टाइप का H ये दिख रहा है, तो ये क्या बनेगा, प्लस CH3 CCl CH3 और यहां पर भी क्या आ जाएगा CH3। ये 2 प्रोडक्ट बने। यहां कोई कायरल कार्बन है क्या, नहीं है। क्यों भाई, इस कार्बन पे 2 CH3 है, इस कार्बन पे 2 H है, इस कार्बन पे 3 H है, कोई कायरल नहीं। इस कार्बन पे 3 CH3, कोई कायरल कार्बन नहीं। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आंसर कितना हो जाएगा, 2 ही होगा। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर आंसर कितना होगा, 2 ही होगा। रीजन, कहीं कोई कायरल सेंटर ही नहीं बनता है, और जब कहीं कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा है तो जितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे उनका कोई स्टीरियो आइसोमर होगा ही नहीं। तो स्टीरियो को इंक्लूड करो नहीं करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और बात मैं बोलना चाहता हूं, अगर ये ए और बी पार्ट दिया ही नहीं होता, पूछा क्या होता, हाउ मेनी मोनोक्लोरो डेरिवेटिव आर फॉर्म्ड बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ, कोई कंपाउंड दे दिया गया है, तो उसमें क्या आंसर देना है सर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो या इंक्लूडिंग स्टीरियो। तो आंसर होगा इंक्लूडिंग स्टीरियो। कुछ नहीं बोला गया है, स्ट्रक्चर स्टीरियो की नहीं बात की गई है, तो हमेशा आप इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर करेंगे। क्या करेंगे, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो इस क्वेश्चन को नोट करें। फिर और एक क्वेश्चन, हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन दिया गया है कि ये एक कंपाउंड है नियोहेक्सेन, इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया गया, तो कितने प्रोडक्ट बने हैं, प्रोडक्ट भी बना के दिया गया है। एक तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ये तीनों सेम है। तो या तो इस CH3 में एक H हटा के Cl लाओ, या यहां से लाओ या चाहे यहां से लाओ, सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो हमने यहां से निकाल के और Cl लाया। दूसरा, इस CH3 से H निकालोगे तो यहां Cl आएगा, ये भी 1 डिग्री है लेकिन इससे कुछ अलग है, इससे कुछ अलग है। कैसे भाई, यहां Cl लाओगे तो नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 4, 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, और यहां Cl लाओगे तो नंबरिंग यहां से होगा 1 क्लोरो 3 3 डाइमिथाइल। तो यहां से Cl निकला, ये भी 1 डिग्री, यहां से भी निकला तो 1 डिग्री, लेकिन दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। और तीसरा जो है, यहां से H हटा के Cl लाओगे, सर 4 डिग्री, यहां कोई H ही नहीं। तो पूछा गया है कि अगर इस प्रोडक्ट का परसेंटेज X% है, इसका परसेंटेज Y% है और इसका Z% है, तो XYZ का वैल्यू क्या होगा। देखो, ये सेलेक्टिविटी जो पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले तो सिलेक्टिविटी क्लोरीनेशन के लिए लिख लो सॉल्यूशन। यहां पर
फॉर क्लोरीनेशन सेलेक्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिग्री इज टू 2 डिग्री इज टू 3 डिग्री कितना हो जाएगा 1 इज टू 3.8 इज टू 5 यही था ना भाई। ये 1 डिग्री से बना है, कितने से बना है 1 डिग्री से बना है। ये भी 1 डिग्री से बना है। देखो यहां पर Cl जो आया है 1 डिग्री कार्बन पे, यहां जो Cl आया है वो भी 1 डिग्री कार्बन पे, और यहां का Cl जो आया है वो 2 डिग्री कार्बन पे, क्योंकि Cl जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन से आया। ये 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, ये 1 डिग्री कार्बन से आया, मतलब यहां से 1 डिग्री हाइड्रोजन डिटैच हुआ है। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन। ये प्रोडक्ट बन सकता था कब, जब 9 हाइड्रोजन डिटैच होते, 9 में से कोई भी एक हाइड्रोजन, इन 9 में से एक। ये प्रोडक्ट कब बनता, जब यहां के 3 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकलता, 3 हाइड्रोजन। और ये कब बनता, जब यहां 2 हाइड्रोजन में से ये कोई हाइड्रोजन निकलता। अब देखो 1 डिग्री के लिए सेलेक्टिविटी कितना है क्लोरीनेशन में 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 into 1। ये भी 1 डिग्री के लिए है, तो एक 1 डिग्री के लिए 1 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 into 1। ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री के लिए सेलेक्टिविटी कितना है बेटा 3.8, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 3.8 इज इक्वल टू 7.6। ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 9। इसी पॉइंट को तो सबसे अच्छी तरह से समझना है भाई। ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये H, ये H, ये H तीनों सेम है कि नहीं है भाई। ये H, ये H और ये H तीनों सेम है ना, क्योंकि यहां से H निकालोगे तो जो यहां से अल्काइल ग्रुप या रेडिकल बनेगा, चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, सेम बनेगा। यहां से H निकालने के बाद अलग एक बनेगा, और यहां से H निकालोगे तो ये भी अलग बनेगा। ये अलग बात है कि ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के। यहां से कुछ और बनेगा, यहां से निकालोगे तो फ्री वैलेंसी ये हो गया, नंबरिंग यहां से करो 1 2 3 4 3 डाइमिथाइल। यहां से निकालोगे तो फ्री वैलेंसी यहां बनेगा 1 2 3 4 2 डाइमिथाइल। अब तो समझ में आ गया। तो यहां पर जो Cl आएगा मोनोक्लोरिनेशन के बाद, वो 9H में से कोई भी एक H हट जाए तो वो सेम ही स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर आएगा, ये तीनों में से कोई भी H हटा लो तो यहां पर Cl आएगा, ये दोनों में से कोई H हटा लो तो यहां Cl आएगा। तो X, Y और Z परसेंटेज हो गया। अब देखो यहां पर 9H है, यहां पर 3H है और यहां पर 2H है, तो ये कितना हो जाएगा 9 into 1 इज इक्वल टू 9, यहां पर 3 into 1 इज इक्वल टू 3, यहां पर 2 into 3.8 इज इक्वल टू 7.6। टोटल कितना हो गया 9 plus 3 plus 7.6 19.6 हुआ। टोटल कितना हुआ 19.6। तो अब परसेंटेज X कितना हो जाएगा, X बाई टोटल इंटू 100, 9 बाई 19.6 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा Y बाई टोटल, टोटल मतलब X प्लस वाई प्लस जेड इंटू 100। तो क्या हो जाएगा ये 3 डिवाइडेड बाई 19.6 इंटू 100। ये कितना हो जाएगा Z डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100, तो इक्वल टू 7.6 डिवाइडेड बाई 19.6 इंटू 100। अब ये कैलकुलेट करके निकाल लेना यार, 9 बाई 19.6 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा। ये अगर 18 होता तो 1 बाई 2 इंटू 100 50 आता, तो 50 से थोड़ा सा कम आएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में 18 से ज्यादा है, मतलब ये हाफ से थोड़ा सा कम वैल्यू है। तो ये क्या आएगा 46% के आसपास कुछ आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ये कितना आ जाएगा, ये और कम हो जाएगा, क्योंकि नोमिनेटर में 9 है
और ये 7.6 है तो और कम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 19.6 इंटू 100। तो ये तीनों का वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो, कैलकुलेट करके आप निकाल लोगे। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन जब बनेगा तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इसे नोट करें। इसे नोट करने के बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नोट करिए। हाँ बच्चों, आपके सामने एक चेन क्वेश्चन दिया गया है, चेन वाला क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक दूसरे से सब लिंक है। आपको ये स्टेप नहीं आया ना तो यहां तक जा ही नहीं सकते, यहां तक जा ही नहीं सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन को करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको ऑर्गेनिक का धीरे धीरे रिएजेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना शुरू हो जाता है। देखो CaC2 है कैल्शियम कार्बाइड, और इसका H2O के साथ रिएक्शन कराया। दिस इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। इस तरह के रिएक्शन मैंने पढ़ाए थे। कैल्शियम कौन सा मेटल है सर? कैल्शियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इस पे चार्ज कितना होता है तो सर +2। तो इस पे चार्ज कितना होगा -2। तो +2 चार्ज को कितने OH- चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर 2 OH- चाहिए। कितने OH- चाहिए? 2 OH-। तो क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा? सुनना, यहां पर CaOH का होल ट्वाइस मिल गया। ये तो भाई बाई प्रोडक्ट है इनऑर्गेनिक। हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करनी है, यहां ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो CaC2 पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 OH- देने के लिए 2 H2O होगा, तभी 2 OH- जाएगा। तो 2H प्लस 2 C2 के पास, मतलब 2 कार्बन के पास जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? 2 कार्बन के पास 2 H, यही एक पॉसिबिलिटी है। तो यहां से क्या बन गया? एसिटिलीन। तो ए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एसिटाइलिन। उसके बाद एसिटाइलिन का रिएक्शन H2PD से कराया गया, मतलब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H आके जुड़ेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, H आके जुड़ेगा। तो यहां पर दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 इथेन बन गया। क्या बन गया? इथेन। फिर से देखो, कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, C पे +2, CH पे +2 चार्ज, तो 2 कार्बन पे -2 चार्ज, 2 प्लस चार्ज के साथ 2 OH- गया। तो जो 2H+ जाएगा वो 2 कार्बन के साथ जाएगा, 2 कार्बन के साथ 2H, ये एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। तो एसिटिलीन बना। तो आप याद रखोगे कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर एसिटाइलिन गैस बनता है। उसका H2PD से रिएक्शन कराया तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो गया, और क्या बन गया? इथेन। इथेन पे Br2H, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक H हटा के Br ला दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। आप चाहो तो क्वेश्चन में यहां पर थोड़ा सा ऐड कर लेना कि मोनोब्रोमिनेशन हो रहा है, मतलब एक ही Br आ रहा है, मोनोब्रोमिनेशन हो। अब ये CH3 CH2 Br बन गया है। इसका रिएक्शन लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड एंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से कराते हैं। कौन सा रिएक्शन है? लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सर कोरे हाउस सिंथेसिस। कौन सा? कोरे हाउस सिंथेसिस। याद आ रहा है ना? RX LiCuI एंड R', ये दोनों एक से निकल गए थे, और सिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकता है, अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बन सकता है। तो यहां से क्या होगा? ये Br और ये Br निकल जाएगा। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2, और यहां पर मान लो कि Br था, और यहां पर CH3 CH2 Br था। तो ये दोनों Br निकल जाएगा। तो ये दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। मतलब क्या बन जाएगा? एन हेक्सेन बन गया। क्या बन गया? एन हेक्सेन। तो इसको अच्छी तरह से अरेंज करके मैं लिख दे रहा हूं। अब इसको Al2O3 Cr2O3 के साथ हीट कर रहे हो। याद आ रहा है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग कैटालिटिक रिफॉर्मिंग रिएक्शन भी बोले थे।
6 कार्बन का अगर एल्केन है तो उससे बेंजीन बन जाएगा, 7 कार्बन का होता तो टॉल्यूइन बन जाता। तो यहां क्या बन गया? बेंजीन। अब देखो एक रिएक्शन यहां से आ रहा है, सी में हम सोडियम ड्राई ईथर मिला रहे हैं। सी क्या है? अल्काइल हैलाइड, सोडियम ड्राई ईथर। कौन सा रिएक्शन? वुर्ज रिएक्शन। और वुर्ज रिएक्शन से डाइमेराइजेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2। ये R है, 2 R आपस में मिल जाएंगे तो 4 कार्बन का एल्केन बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। अब इससे Br2SU का रिएक्शन करा रहे हो, 2 प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें H प्राइमरी है और G जो है वो सेकेंडरी हैलाइड है। प्राइमरी हैलाइड, यहां पर H हटा के Br लाओ, चाहे यहां H हटा के Br लाओ, प्राइमरी बनेगा और दोनों सेम ही बनेगा। तो 2 3 4 यहां पर Br आ गया, ये प्राइमरी हो गया। और G क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। जब ये प्राइमरी है तो G क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH CH3, यहां पर Br आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग चेन क्वेश्चन बोलते हैं, एक दूसरे से लिंक होते हैं। इसको हम लोग रोड मैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोड मैप। देखो एक रोड जैसा चल रहा है, जब तक तुम इस प्रोडक्ट को नहीं बनाए हो, इस प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो क्या कि क्या बनेगा? इस प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हो क्या बनेगा? नहीं सोच सकते हो। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो एक साथ देखो कितने रिएक्शन लेके चला आया। एक हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड, दूसरा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चौथा कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन कौन सा रिएक्शन ये है? कैटालिटिक रिफॉर्मिंग एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। ये ऊर्ज रिएक्शन फिर से आ गया कौन सा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप क्या देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे रिएक्शन क्या हो गए? रिवाइज हो गए। एक ही क्वेश्चन में क्या हुआ? बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो गए। किस तरह से आपको करना है? एक एक देख के, ये क्या है? मेटल का कार्बाइड है, इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोकार्बन बनता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड Ca है, इससे +2 चार्ज आता है तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा और 2 कार्बन के साथ 2 H आएंगे। क्यों? क्योंकि OH यहां पर 2 ही गया है तो 2 H2 2 OH दे दिया तो 2 H बचा, तो 2 कार्बन के साथ 2 H, एसिटिलीन बनेगा। मतलब कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिलेगा? एसिटिलीन मिलेगा। अब उसका रिएक्शन H2PD से कराए, H2PD से कराए एल्कीन एल्काइन का रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, H आके ऐड हो गया, इथेन बन गया। उसके बाद Br2H से रिएक्शन तो क्या बन गया? FrSR। तो ऐसा करते हैं सभी प्रोडक्ट पे सभी जो एरो है उसके नीचे रिएक्शन का नाम लिख दे रहे हैं जिससे आपको और आसान हो जाएगा। और इसको डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं बेटा, देखिएगा। इस रिएक्शन को क्या हम लोग बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। ये क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बाइड। इस रिएक्शन का क्या नाम है? हाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? FrSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? कोरे हाउस सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम क्या है? एरोमेटाइजेशन या कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। इस रिएक्शन का नाम क्या है? वुर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देख रहे हो एल्केन के कितने रिएक्शन यहां पर इन्वॉल्व हो गए। एल्केन के यहां पर बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व हो गए, तो आप इसे नोट करें। बच्चों तो ये एल्केन इतना ही रहेगा। आप असाइनमेंट के जो भी बुक्स आपके पास हैं उसे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहां क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो वो आप मुझे व्हाट्सएप करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।